नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। बीते 24 घंटे में 62,224 नए मामले आए हैं पूरे देश में और इन्हीं 24 घंटे में 2,542 लोगों की मौत हो गई है। 1,07,628 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 62,224 नए केस आए हैं और बीते एक दिन में 2,542 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1,07,628 लोग ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर गए हैं। एक बड़ी खबर, राहत भरी खबर, कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है और इसी कड़ी में बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो 62,224 बताए जा रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी रंजीता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता, क्या जानकारी आपके पास? ये लगातार जो कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारों का ये कहना है कि जो लोगों की अवेयरनेस है, इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है, इसका नतीजा है कि अब दूसरी वेव जो जिसने इतनी रफ्तार पकड़ी थी, लगातार लोग संक्रमित हो रहे थे और जो भयावह दृश्य देश ने देखा, उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि केसेस में लगातार कमी आ रही है। जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार कम होती जा रही है। मौत के आंकड़े जो है वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि अब गंभीर रूप से संक्रमित लोग जो हैं वो अब एडमिट ज्यादा नहीं हो रहे हैं अस्पताल में, और अगर वो भी रहे हैं तो वो रिकवर होकर घर वापस जा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है दूसरे वेव की। लेकिन कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें ये साफ किया कि वेव अगर नीचे जा रहा है, जो संख्या है वो कम हो रहे हैं, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि लापरवाही कर दी जाए। लोग अब भी वही प्रिकॉशन रखें और खासकर कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोविड मैनेजमेंट की समीक्षा भी करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे कोविड मैनेजमेंट की। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, जमीन पर जाकर हालात की समीक्षा कर चुके हैं और आज वाराणसी, बलिया और गोरखपुर में भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ तीसरी लहर की आशंका को लेकर जो तैयारियां शासन और प्रशासन के स्तर पर की जा रही हैं, उसका भी निरीक्षण आज इन 3 जिलों के दौरे के दौरान सीएम योगी करने वाले हैं। क्या यूपी में एक और नया दल बनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीएसपी से बागी विधायक असलम रायनी के नेतृत्व में बीएसपी से निकाले गए 6 विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर से राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीएसपी के विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। 6 बाकी विधायकों ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये विधायक अखिलेश के साथ जा सकते हैं। जिन विधायकों ने बगावत की है उसमें भिनगा श्रावस्ती के असलम रायनी, प्रतापपुर प्रयागराज के मुश्तबा सिद्दीकी, हंडिया प्रयागराज के हाकिम लाल बिंद, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से सुषमा पटेल, सिधोली सीतापुरहर से गोविंद भार्गव, धौलाना हापुड़ से असलम अली चौधरी। बाकी विधायकों का कहना है कि हमें मायावती से नहीं सतीश मिश्रा से शिकायत है। इनका आरोप है कि सतीश मिश्रा ने लालजी वर्मा और रामचल राजभर के साथ बुरा व्यवहार किया है। अगर बागी गुट के पास 12 विधायक हो गए तो ये नई पार्टी भी बना सकते हैं। बीएसपी के बागी विधायकों के होने पर समाजवादी पार्टी ने मायावती पर तानाशाही का आरोप लगाया है। वहीं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बता रहे हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। डेंस है, अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी, जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। चलिए, वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा न करें। बीएसपी सरकार में तानाशाही थी,
बहन जी में तानाशाही है। वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों से मिलना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ आदेश नहीं है, वहाँ तानाशाही है। अगर कोई बोलेगा तो बहन जी बोलेंगी, कुछ कहेंगी तो बहन जी करेंगे। विधायक, सांसद या आला अधिकारी, आप ये समझ लीजिए लालजी वर्मा जी, उनसे सीनियर नेता कोई, जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके बसपा के में, उनको 1 मिनट में रास्ता दिखा दिया गया, तो समझ लीजिए इससे बड़ी तानाशाही नहीं हो सकती है। अब ये निर्भर करेगा कि जब ये पार्टी बनाते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व उनके विषय में दल बदल कानून में विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई याचिका लाता है। याचिका अगर आती है तो हम लोग तदनुसार विचार करेंगे गुण दोष के आधार पर। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, कल दिन भर के सियासी घटनाक्रम के बाद आज का अपडेट क्या है, कैसे हालात हैं वहां पर, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, जिस तरीके से बसपा में बड़ी फूट हुई है, ये बात सच है कि जिस तरीके से बसपा के तमाम दिग्गज नेता, कदावर नेता, उनको निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया, नाराजगी की वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि पार्टी में का जो बड़ा धड़ा है वो पार्टी से अलग हो चुका है। करीब 10 से 11 विधायक ऐसे हैं जो अलग अलग वजहों से या तो निलंबित हुए या पार्टी से अलग हो गए। लेकिन कल 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वक्त आने पर ये बताया जाएगा कि उनको कब और किस तरीके से ज्वाइन करवाया जाएगा, किसको क्या पद दिया जाएगा। लेकिन असलम रायनी जो बसपा के एक निष्कासित विधायक है, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12 विधायक हो जाते हैं तो वो एक नया दल बना लेंगे। हालांकि नया दल बनाने को लेकर के जो 12 या 11 विधायक हैं उनमें भी एक राय नहीं बन पाई है, क्योंकि असलम रायनी भले ही बार बार कह रहे हो कि वो एक नया दल बनाएंगे, लेकिन उनके साथ के बाकी 6 विधायक अखिलेश यादव से जाके मुलाकात कर रहे हैं और आगामी चुनाव में टिकट की राह देख रहे हैं। तो ऐसे में असलम रायनी जो कल दिन भर मिल मुलाकातों का उनका दौर चलता रहा, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, लेकिन ये कह पाना कि वो नया दल बनाएंगे ये थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है। दूसरी बड़ी बात ये कि जो पार्टी से अलग हुए लालजी वर्मा है या फिर रामाचल राजभर है, ये दोनों ही पार्टी के बड़े नेता हैं और अभी इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की है और ना ही इन्होंने कोई और स्ट्रेटेजी अपनाई है। अभी ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सही समय का। हालांकि इस बीच खबर ये भी आई कि उनकी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई है, ओम प्रकाश राजभर ने भी उनको बड़ा ऑफर किया है। तो अभी इसको कहना कि चूंकि नया दल बन रहा है या नया दल बनने जा रहा है, ये लगता है कि कम से कम संवैधानिक तौर पर मुश्किल होगी, कम से कम असलम रायनी के लिए जो बार बार ये दावा कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव ने खुद ये स्वीकार किया है कि हाँ, उनसे कुछ विधायकों ने मुलाकात की है और उनसे वक्त मांगा था, पहले वक्त दिया गया है और वो बहुत जल्द आने वाले दिनों में किसी भी एक दिन पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 6 विधायक छिटक के अगर समाजवादी पार्टी की ओर जाते हैं तो नया दल बनाने की गुंजाइशें बहुत कम रह जाती है असलम रायनी के पास। दूसरी ओर जहां वो दावा करते हैं कि वो लालजी वर्मा के नेतृत्व में पार्टी बनाएंगे, वो खुद लालजी वर्मा दूसरे दल के साथ संपर्क में है। तो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही उठापटक जारी है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर महाराजगंज से, जहां पर मानसून की पहली बारिश में ही महाव नाला का तटबंध 4 जगहों से टूट गया। तटबंध टूटने से एक बार फिर से सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ गई है, क्योंकि बांध टूटने से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर बांधों की मरम्मत की जाती है, लेकिन हर साल वही ढांक के 3 पात रहता है। इस बार महाव नाला की मरम्मत की गई, लेकिन सरकारी रुपए की कैसे बर्बादी हुई है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको सिद्धार्थनगर के दिखा रहे हैं। बारिश के बाद कैसे आफत यहाँ पर बढ़ गई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उसकी वानगी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। महाव नाला कैसे बाढ़ के चलते 4 जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि नदी का पानी बहुत तेज़ी के साथ किसानों के खेतों की तरफ बढ़ रहा है और अब तक फसलों का भारी नुकसान हो चुका है। किसान परेशान है। आरोप ये लग रहा है कि हर बार सरकारी पैसे का बंदरबाट होता है, पैसे की बर्बादी होती है, तटबंध की मरम्मत करवाई जाती है, लेकिन जैसे ही नदी में पानी बढ़ता है हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं बर्डपुर ब्लॉक के जो कि इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोग डरे और सहमे हुए हैं। उनको वहां से विस्थापित किए जाने की बातें अब होने लगी हैं। आसिफ हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं इस वक्त। कैसे हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, क्या अपडेट है वहां से? अमित, बता दूं आपको, महाराजगंज की जो स्थिति है उसमें नेपाल की
पहाड़ी नदियों से बारिश का पानी आता है महाव नाले में और महाव नाला पूरी तरह से जलमग्न होता है। महाराजगंज जनपद के 23 किलोमीटर से महाव नाला बहता है, जिसमें 8 किलोमीटर जो है वन क्षेत्र में बहता है। वन क्षेत्र में पानी का जो निचला तली होता है वो सिर्फ 4 मीटर है, बाकी अन्य जो इलाके हैं वहाँ नदी का जो तल है वो 20 मीटर के करीब है। प्रशासन का और सिंचाई विभाग का ये दावा है कि वन विभाग के क्षेत्र में पड़ने वाली जो नदी नाला है उसमें सफाई नहीं हो पाती है और उसकी तली चौड़ी नहीं है। इस वजह से अन्य क्षेत्रों में जब बारिश पहाड़ पे होती है, नेपाल में होती है, तो उसका असर भारतीय क्षेत्र में होता है, क्योंकि 2260 क्यूसेक के आसपास पानी का डिस्चार्ज होता है और काफी बेग से जब पानी महाराजगंज की सीमा में आता है, महाव नाले में आता है, तो महाव नाले का तटबंध टूट जाता है, ऐसा सिंचाई विभाग का कहना है। लेकिन परस्पर सामंजस्य वन विभाग और सिंचाई विभाग और प्रशासन की तरफ से ना बन पाने की वजह से आम जनता और आम ग्रामीणों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। हर वर्ष बांध टूटता है, बांध की मरम्मत होती है, लोगों के फसल जलमग्न होते हैं, किसान परेशान होते हैं और सरकार उनको मुआवजा देकर के बात को समाप्त करती है। लेकिन हर साल सिंचाई विभाग वहां करोड़ों रुपए खर्च करके ये कहता है कि इस बार बांध की मरम्मत कर ली गई है, इस बार सिल्ट की सफाई कर ली गई है और इस बार बाढ़ नहीं आएगा, तटबंध नहीं टूटेंगे। लेकिन जो लोग हैं वहाँ स्थानीय, वो हर वर्ष इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन तस्वीरों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सिद्धार्थनगर में 3 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कूड़ा घोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 दिन से लगातार बारिश होने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसानों की धान की नर्सरी डूब गई है। ब्लॉक बर्डपुर के ग्राम मजगावा, भुजौली, खरहरा, बूढ़ा, ये तमाम ऐसे गाँव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। तो तस्वीरें हम आपको सिद्धार्थनगर के दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर बाढ़ के पानी में किसानों की फसल पूरी तरीके से डूब गई है। दरअसल धान की रोपाई से पहले धान की नर्सरी तैयार की जाती है और वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। ऐसे में किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं। प्रशासन की तरफ से इंतजामात के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब भी लगातार बारिश होती है इसी तरीके से बर्बादी की तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। और अब ट्विटर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 पर एफआईआर दर्ज करवाई है। ट्विटर समेत जुबैर अहमद, राना अयूब, सलमान निजामी, सबा नकवी, मकसूर उस्मानी और समा मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक वेबसाइट पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने साजिश के तहत इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बुजुर्ग की पिटाई का राम नाम से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, परवेज और कल्लू है। अब्दुल बुलंदशहर से परवेज के घर आया था, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। उसके दिए ताबीज से परवेज के परिवार पर उल्टा असर हो गया, जिसके चलते परवेज नाराज हो गया और वो गांव के लड़कों को बुलाकर अब्दुल की पिटाई करने चला गया। बनाने का काम करते हैं और परवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें लेकिन अब्दुल ने अपने बयान में कहा था कि जय श्री राम ना कहने और वंदे मातरम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने किसके कहने पर झूठ बोला और कौन इस मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश रच रहा था। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर 5 बड़े हमले किए हैं। सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। राहुल ने सच बोलना नहीं सीखा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस ने सारी सच्चाई बताई, फिर भी वो समाज में जहर फैला रहे हैं।
योगी ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में राहुल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा था वो भी हम आपको बताते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसी ट्वीट पर सीएम योगी ने राहुल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आप जहर फैला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दें। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। लोनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर यूपी में विपक्ष खासकर एसपी 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। बीजेपी सरकार यूपी को एक बार फिर से सांप्रदायिक शक्तियों का गढ़ नहीं बनने देगी, जो कि एसपी के शासन में देखा गया था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कि जलकर मौत हो गई। ये हादसा कानपुर सागर हाईवे पर हुआ। दोनों ट्रकों में लगी आग से ड्राइवरों की मौत हो गई। पुलिस ने एक क्लीनर को सुरक्षित निकाला है। ये हादसा कवरई थाना इलाके में हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए। दोनों ट्रकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर होती है। उसके बाद ट्रकों में आग लग जाती है, जिसमें जलकर दोनों ही ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्लीनर को बाहर निकाला। गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।